रुपए महीने की इनकम, कई सारी विदेशी यात्राएं, अचीवर, और ये सब कुछ उन्होंने अचीव किया एक खेती किसानी करने के। बहुत सारे लोगों को लगता है जो कि भाई मेरी आज का जो प्रेजेंट है वो इतनी बड़ी सफलता पाने नहीं हुआ है, लेकिन तेजिंदर राणा जी ने करके दिखाया। और ऐसे नहीं कि कुछ चैलेंजेस नहीं आए, बहुत इस बीच में आए, बट चूंकि वो कमिटेड थे सफलता के लिए, उन्होंने ये करके दिखाया। उनकी जर्नी उन्हीं की जुबानी सुनते हैं, राइट? तो जोरदार तालियों से हम स्वागत करेंगे तेजिंदर जी। ओवर टू यू। वेलकम सर। Very good morning, all of you. Thank you so very much, all परिवर्तन टीम एंड एकता जी और राजीव सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप लोगों ने मुझे अवसर दिया, इतने खूबसूरत और डेडिकेटेड लोगों के बीच में मुझे बुलाया, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगेन थैंक यू सो मच। जैसे राजीव सर ने बताया, मेरा नाम तेजिंदर राणा है और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट बागपत में मेरा गाँव पड़ता है दहा। मैं वहाँ का बेसिकली रहने वाला हूँ, किसान परिवार से हूँ और तकरीबन 19 साल मैंने खेती की है। मैं समझता हूँ शायद मेरी वॉइस आप लोगों तक क्लियर पहुंच रही होगी। जी सर। शुक्रिया सर। सही आ रही है सर। शुक्रिया सर, शुक्रिया। तो तकरीबन 19 साल से मैं लगातार खेती करता आ रहा था। आज से तकरीबन 9 साल पहले वेस्टीज जैसा खूबसूरत बिजनेस मेरी जिंदगी के अंदर आया और मैक्सिमम लोगों की तरह मैं भी वेस्टीज के इस खूबसूरत बिजनेस को करना नहीं चाहता था। एक्चुअली जब परमात्मा को किसी की किस्मत खोलनी होती है तो कोई ना कोई बहाना जरूर बनाता है, किसी न किसी व्यक्ति को जरूर भेजता है। कई बार लोगों ने प्रयास किया मुझे वेस्टीज जैसे खूबसूरत प्लान को बताने के लिए, लेकिन मैं उसके अंदर इंटरेस्टेड नहीं था। तो परमात्मा ने कुछ दूसरे तरीके तलाश करे। मेरी माताजी के लेफ्ट हैंड के अंदर उनकी नस ब्लॉकेज थी, जिसके करके मेरी माताजी का हाथ ऊपर नीचे नहीं होता था। उसको लेकर हम लोग बहुत चिंतित थे, बहुत परेशान थे। लगातार डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, अलग अलग डॉक्टर्स को दिखा रहे थे, लाखों रुपए भी खर्च किए, कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। बल्कि अंग्रेजी दवाई खाने के कारण मेरी माताजी का बीपी हाई होना चालू हो गया, जिसके करके एक दिन अचानक मेरी माताजी की नाक की नस फट गई थी। सुबह सुबह का टाइम था, हॉस्पिटलाइज कराई, शुक्र है परमात्मा का, वो ठीक हुई। घर आई, घर आने के बाद अब इस बार माताजी बोल रही भाई बहुत दिन से मैं लगातार अंग्रेजी दवाई खा रही हूँ, अब मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगी, अब मेरा हाथ ही खराब हो जाए बल्कि मैं अंग्रेजी दवाई नहीं खाऊंगी। लेकिन दोस्तों, अगर ये किसी के साथ भी घटना हो सकती है और अगर आप एनालिसिस करो तो ये संभव नहीं है कि मदर मना कर रही है हम लोग उसका ट्रीटमेंट ना करें। हमने प्रयास करना चालू किया, हमने सर्च करना चालू किया, हमने आयुर्वेदिक मेडिसिन को सर्च करना चालू किया, होम्योपैथिक को सर्च करना चालू किया। तो सर्च करते करते किसी एक दोस्त के माध्यम से मुझे वेस्टीज के 2 प्रोडक्ट जानने का मौका मिला, एक नोनी और एक फ्लेक्स। जी हाँ दोस्त, ये 2 प्रोडक्ट जानने का मौका मिला। ये बात है अप्रैल 2012 की, और क्योंकि आप सबको पता है मैं किसान हूं तो मैं खेती कर रहा था और अप्रैल का महीना बहुत पीक टाइम होता है खेती का। गेहूं की कटाई होती है, उसके बाद गन्ने की बुआई होती है। तो मदर को मेडिसिन देने के बाद मैं अपने खेत के काम में लग गया। 20-25 दिन के बाद जैसे मैं फुर्सत के पल में आया और मैंने अपनी माताजी के साथ बैठा, तो इस बार मेरी माताजी ने बोला कि बेटा इस बार जो तू दवाई लेकर आता है वो दवाई बहुत अच्छी है। अंदर से खुशी मिली, मैंने कहा अच्छा फायदा मिला। तो मेरी मदर कह रही थी बेटा पहले मेरा हाथ इससे ऊपर नहीं उठता था, लेकिन जब से मैंने तुम्हारी ये मेडिसिन खानी शुरू करी, देखो मेरा हाथ किस तरीके से ऊपर नीचे काम कर रहा है। जैसे उन्होंने ये चीज बोली तो अंदर बॉडी के अंदर एक अलग तरह का करंट आया, एक अलग तरह का एक्साइटमेंट आया और मैं अपने आप को नहीं रोक पाया। और मेरी जगह आप होते तो शायद आप भी अपने आप को ना रोक पाते। मैंने तुरंत उस शख्स को मैंने फोन किया जिसके कारण मुझे वेस्टीज के प्रोडक्ट के बारे में जानने का मौका मिला। मैंने उसको बोला भाई थैंक यू सो वेरी मच, आज आपके कारण मेरी माताजी का हाथ ठीक हो गया। उस बंदे ने जवाब दिया तेजिंदर भाई देखो हमारे प्रोडक्ट हैं, ये चमत्कारिक प्रोडक्ट हैं, और आज जैसी प्रॉब्लम तेरी मदर के घर तुम्हारे घर में थी, तुम्हारी मदर के साथ थी, ऐसी ही प्रॉब्लम आज लगातार घर घर में बढ़ती जा रही है। जैसे माइग्रेन की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, जॉइंट्स की प्रॉब्लम है, डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी का खून कम है। तो इस प्रकार की प्रॉब्लम लगातार बढ़ती जा रही है और प्रोडक्ट के रिजल्ट तूने देख लिए तेजिंदर भाई। अगर आप चाहो तो इस खूबसूरत प्रोडक्ट के ऊपर काम कर कर आप लाखों रुपए महीने की अर्निंग कर सकते हो। लेकिन दोस्त, जिस एटमोस्फेयर में मैं रहता था, जिस प्रकार की जिंदगी मैं जी रहा था, जिस प्रकार के लोगों के बीच में मैं रहता था, वहां 1 लाख रुपए महीना कमाना छोड़ो,
1 लाख रुपए के बारे में सोचना भी अपराध था। इस प्रकार की मेंटेलिटी मेरी नहीं थी कि मैं लाख रुपए महीना कमाऊंगा। सो मैं वो चीज डाइजेस्ट नहीं कर पाया, एक्सेप्ट नहीं कर पाया। और आप सब लोग भी जानते हैं, अगर सीधा में किसी चीज को मना ना करना हो तो हम लोग उसके लिए क्या तैयारी करते हैं? जी हाँ दोस्त, उसके लिए हम लोग एक ही काम करते हैं और वो है हमारा बहाना। और बहाना मारने के लिए हमें कोई प्लानिंग करने की जरूरत नहीं होती। वो इतने तो हम लोग मल्टी टैलेंटेड होते हैं कि हम जिंदगी में कुछ करें या ना करें, बहाना तो मल्टी सेकंड के अंदर तैयार कर देते हैं। और मैंने भी बहाना मल्टी सेकंड के अंदर तैयार किया। मैंने भी कहा सर कौन नहीं चाहता लाख रुपए महीना कमाना, तो मैं भी चाहता हूँ, बट ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही मैं पढ़ा लिखा हूँ। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, तेजिंदर भाई इस बिजनेस के अंदर आप रियली में अगर लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं तो तुम्हारे पास ना पैसे का होना जरूरी है, ना ही तेरा पढ़ा लिखा होना जरूरी है। रियली में अगर तुम कुछ कमाना चाहते हो यहाँ से तो तुम्हारे पास वो कमाने का कारण होना जरूरी है। दोस्तों उस समय मेरी उम्र थी 32 साल की, शादीशुदा था, बच्चे भी थे, लेकिन कभी आज तक इस चीज का एहसास ही नहीं किया कि मुझे लाख रुपए महीना कमाने की जरूरत है या नहीं। कभी अपने परिवार की जिम्मेदारी का एहसास ही नहीं किया, कभी कोशिश ही नहीं की ये चीज समझने की मुझे पैसे की जरूरत है या नहीं। मैं तो लगातार झूठी जिंदगी जी रहा था। और मैं क्या दोस्त, मेरे सामने इतने सारे लोग बैठे हैं, मैक्सिमम लोग झूठी जिंदगी जी रहे हैं। झूठी जिंदगी इन द सेंस, कहने के लिए सब कुछ है और अंदर कुछ भी नहीं है। जेब खाली पड़ी है, अकाउंट खाली पड़े हैं, सुख सुविधा के नाम पर मेरे परिवार में कुछ भी नहीं था। और ऐसे मेरे सामने साथी भी बैठे हैं। जब मैंने एनालिसिस करना चालू किया, मैंने अपने बच्चों के एजुकेशन के बारे में एनालिसिस किया, मैंने वाइफ के लाइफ स्टाइल के बारे में एनालिसिस किया, मैंने अपने मदर फादर की लाइफ स्टाइल के बारे में एनालिसिस किया, मैंने खुद की लाइफ स्टाइल के बारे में एनालिसिस किया, तो मैंने पाया कि मैंने आज तक जिस परिवार ने, जिस मदर फादर ने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं उनके लिए कुछ नहीं कर पाया। और यही काम करता रहा तो शायद आगे भी नहीं कर पाऊंगा। मैंने उस वाइफ के लिए जो सब कुछ अपना घर, अपना बार, अपने माता, अपने पिता, सब कुछ त्याग कर मेरे भरोसे आई है, उसके लिए मैंने कुछ भी नहीं किया। और यही कारण रहा, अगर यही आमदनी करता रहा, इसी तरह की जिंदगी जीता रहा, तो शायद जिंदगी में उसके लिए भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। जब मैंने अपने बच्चों के लिए देखा कि मेरे बच्चे गांव के एक स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे और मेरे भाई के बच्चे बहुत अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ रहे थे किसी शहर के अंदर, तो मैंने क्या पाया अपने आप से कि मैं अगर यही आमदनी करता रहा तो इन बच्चों को भी मैं ऐसी ही जिंदगी देने वाला हूं जो जिंदगी मेरी चल रही है। अपनी जिंदगी से मैं उस समय खुश नहीं था। सो दोस्त, ऐसी बात ही, ऐसी भावनाएं, ऐसे इमोशंस अंदर से निकलने चालू हुए और मुझे एक सपना दिखा, एक उम्मीद की किरण नजर आई सामने कि यार नई बिजनेस करते हैं और यही वो बिजनेस है जो मुझे कम से कम लाख रुपए महीने की अर्निंग दे सकता है। और दोस्तों इसी सोच के साथ, इन्हीं विचारों के साथ अप्रैल 2012 में मैंने वेस्टीज के बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। और दोस्तों मैं और मेरी वाइफ, हम दोनों इस बिजनेस को लगातार कर रहे हैं। मैं भी बिल्कुल एक सामान्य परिवार से मैंने बिलोंग किया, मैंने डिसीजन लिया। उससे पहले मैं, उस समय जब मैंने डिसीजन लिया दोस्त, ये मेरी उस समय की जिंदगी है। उस समय मैं खेती क्या करता था, मेरी एक रूटीन लाइफ थी। मुझे सुबह जल्दी उठना था, मुझे खेत में जाना था, 12-1 बजे के बाद मैं फ्री हो जाता था। फ्री होने के बाद वही काम, एक नॉर्मल लाइफ मेरी बनी हुई थी। मैं फ्री होने के बाद करता क्या था, गांव देहात के अंदर ताश खेलने का बड़ा शौक होता है, मैं ताश खेला करता था। शाम तक हम लोग ताश खेलते थे और उसके बाद जो है ऐसे रात हो जाती थी, अगले दिन फिर खेत में चले जाते थे। ये रूटीन लाइफ थी। अब यहाँ मैंने वेस्टीज को करने का डिसीजन लिया। जब मैंने वेस्टीज को करने का डिसीजन लिया तो मेरे सामने बहुत सारे चैलेंज आने शुरू हुए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मैं इस बिजनेस को करना नहीं जानता था। दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये था, जहां मैं रहता था वहां कोई जो है सेंटर्स नहीं थे, प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होते थे। तीसरा बड़ा चैलेंज ये था कि जहां मैं रहता था वहां पर कोई मीटिंगें नहीं होती थी। चौथा बड़ा चैलेंज था कि मेरी कोई भी अपलाइन दिल्ली से पहले नहीं थी। ये सारे चैलेंज मेरे सामने आए। पांचवा बड़ा चैलेंज था कि मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती थी क्योंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं था। तो इस प्रकार के बहुत सारे चैलेंज मेरे सामने थे और मैंने इस बिजनेस को करने का डिसीजन लिया। सभी की तरह सबसे पहले इंसान बोलता कहाँ है, सबसे पहले मैंने अपने परिवार के लोगों को बोला, अपने फादर को बोला, अपने ब्रदर को बोला, अपने रिलेटिव को बोला। सब लोगों ने मना ही कर दिया, मना ही नहीं बल्कि विरोध किया कि आपको ये बिजनेस करना नहीं चाहिए। लेकिन जरूरत मैंने महसूस की थी। वेस्टीज की मीटिंग्स मैंने देखना शुरू किया। मैं ऐसे लोगों से मिला जिनकी आमदनी यहाँ से लाखों लाखों रुपए महीना थी।
जिनको देखकर मुझे लगा कि हाँ यार, इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए कमाए जा सकते हैं। लोग अगर इस बिजनेस में लाखों रुपए कमा रहे हैं तो हम क्यों इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए नहीं कमा सकते। सो ये चीज बहुत मोटिवेशन था, लोगों को जा जाकर ये चीज बताते थे, लोग सुनते भी थे, लोग सुनने के बाद आश्वासन भी देते थे। लेकिन दोस्त, लोग जुड़ भी अगर जाते थे तो कई बार लोग परचेज नहीं कर रहे थे, क्योंकि उस समय हमारे पास बहुत ज्यादा अच्छे रेस्पॉन्स नहीं थे, बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं थे। 1 महीना गुजर गया और पहले 1 महीने में जो वेस्टिज के माध्यम से, जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, वेस्टिज से जो मेरा पहले महीने का चेक आया था वो मात्र 31 रुपए का चेक आया था। दोस्तों, ये 31 रुपए का चेक नहीं था, अगर मैं बात करूं, ये एक 31 रुपए की चोट थी मेरे ऊपर। क्योंकि जब 31 रुपए का चेक आया तो लोग पूछते थे कितना पे आउट बना, और मैं बोलता था 31 रुपए का पे आउट बना। तो कैसी खतरनाक स्माइल वे लोग देते थे, किस तरीके से उन लोगों ने क्रिटिसाइज किया। वो फैमिली के लोग भी थे, वो दोस्त भी थे, वो जो लोग मेरे साथ शुरुआत में जुड़े थे वे भी थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। और जितना ज्यादा वे क्रिटिसाइज कर रहे थे इतना ही मैं दिल पे ले रहा था, और अंदर से एक चीज निकल कर आई थी। उस समय अपने तो सारे सपने चकनाचूर हो गए थे। अपनी तो दिमाग में जो चीज चली थी कि लाख रुपए महीना कमाना है, या बच्चों को पढ़ाना है, या वाइफ को बहुत अच्छी जिंदगी देनी है, वो चीज अब दिमाग में घूमना बंद हो गई। अब दिमाग में घूमना एक ही चीज शुरू हो गई कि तुम्हें करके दिखाना है, तुम्हें करके दिखाना है। चाहे कुछ भी हो, कितनी मेहनत करनी पड़ो, कितनी भागदौड़ करनी पड़ो, कितनी भी एनर्जी लगानी पड़ो, कितनी भी दूर तक जाना पड़ो, कितना भी पैसा खर्च करना पड़ो, कितनी भी मीटिंग अटेंड करनी पड़ो, लेकिन करना क्या है, तुम्हें सबको करके दिखाना है। इस डेडिकेशन के साथ काम किया और अगले ही महीने परमात्मा ने मेरा बहुत साथ दिया। अगले ही महीने मेरा बिजनेस के माध्यम से जो पे आउट बना, वो पे आउट था मेरा 18,928 रुपए का। जी हाँ दोस्तों, दूसरे महीने का पे आउट मेरा बहुत जबरदस्त था। और जैसे दूसरे महीने का पे आउट आया तो सबकी आंख खुल गई, और अपलाइन मुझे बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे, अपलाइन मुझे बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश भी कर रहे थे। वो मुझे एक ही चीज बोलते थे, तेजिंदर भाई जल्दी जल्दी अपनी मीटिंग के अंदर ट्रेनिंग चालू करवा, तू अपने लोगों को बैठा, हम लोग ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों, उस समय की मैं बात आपको बता रहा हूँ, जब मैं खेती क्या करता था और दूसरे महीने मेरा 18,928 रुपए का चेक आया, तो मैं थोड़ा सा क्या बोलूं, ओवर मोटिवेट हो गया, ज्यादा मोटिवेट हो गया मैं। और ज्यादा मोटिवेट होने से एक तरह की ईगो मेरे अंदर आना चालू हुई, और एक मुझे लगा कि यार नहीं, ये तो 1 लाख रुपए महीना कमाना तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो तो मैं चुटकी में निकाल लूंगा इस बिजनेस के अंदर। और अपलाइन क्या करना है, इसमें लोग ही तो जोड़ने हैं, लोग ही से ही तो मिलना है। करना क्या है, उस समय ना मुझे सीएनटी करनी आती थी, ना मुझे होम मीटिंग करनी आती थी। उस समय बस मैं लोगों के पास जाता था, लोगों से डिमांड करता था पैसे की, और जबरदस्ती उनको प्रोडक्ट चेपने की कोशिश करता था, और वही मैंने काम किया। मुझे मेरे अपलाइन ने बोला भी था, बेटा ट्रेनिंग करा ले, और मैंने उनको मना कर दिया था, क्योंकि ट्रेनिंग में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। मुझे लगता था कि लोग ही तो जोड़ने हैं। दूसरे महीने भी ऐसा ही हुआ, दूसरे महीने मेहनत की, प्रयास किया, दूसरे महीने भी मेरा चेक आया 16,318 रुपए का। खेती करने वाले बंदे का 18,000 16,000 का चेक आ रहा, तो उस समय लगता था ये बहुत बड़ी अमाउंट है, बहुत बड़ा पे आउट है। सो अपलाइन की बात उस समय मुझे अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा बिजनेस चल रहा है। सो उसके बाद नेक्स्ट मंथ जब मेरा पे आउट आया 835 रुपए का, 835 रुपए का पे आउट क्यों आया, क्योंकि मैं पहले लोगों को ज्वाइन करा रहा था, जोर जबरदस्ती करके, प्रेशर से करके, इमोशनल करके। एजुकेशन नहीं थी, मेरे किसी बंदे को पता नहीं था वेस्टिज के बारे में, बस वो प्रोडक्ट मैंने दे दिए थे, उन्होंने ले लिए थे, बस इतनी ही बात थी। अब तीसरे महीने नए लोग मुझे मिलने बंद हो गए, पुराने लोगों ने परचेज करी नहीं, और मेरा 835 रुपए का जब चेक आया तो मुझे बड़ा मतलब बुरा लगा, और अंदर से आवाज आई, चलो कोई बात नहीं, बिजनेस है, कम ज्यादा तो होता ही है, इस बार मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा, इस बार मैं और ज्यादा एनर्जी लगाऊंगा, इस बार मैं करके दिखाऊंगा। और अगले महीने यानी कि 5th मंथ यहाँ से मेरी इस बिजनेस से जो मेरी पे आउट आई वो थी 926 रुपए। दोस्तों, जब लगातार पे आउट कम होना चालू हो गई, आप सब लोग जानते हैं, जब हम लोग ज्यादा खुशी में होते हैं तो हम में से बहुत कम लोग होते हैं जो परमात्मा को याद करते हैं, लेकिन जब हम लोग मुसीबत में होते हैं तो हमें तुरंत परमात्मा याद आता है। हाँ या ना? सही कहा आपने। और सेम इस बिजनेस के अंदर है, जब हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा होता है तो उस समय हमें अपलाइन भी अच्छे नहीं लगते, और अपलाइन की बात भी हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन जब हमारा बिजनेस कम जाता है, जब हमारा बिजनेस डाउन चला जाता है, तो तुरंत हमें अपने इस बिजनेस के अंदर अपने अपलाइन की याद आती है। मुझे भी उस समय अपने अपलाइन की याद आई, और मैंने भी उस समय तुरंत अपने अपलाइन को कॉल किया।
और दोस्त आज आपको एक चीज मैं बता रहा हूँ, इतने सारे 7-1000 लोग मेरे सामने बैठे हैं, आज आपको एक अनुभव बता रहा हूँ। जब भी आप बहुत अच्छी स्थिति में हो, जब भी आप बहुत बेहतर कर रहे हो, तो उस समय बहुत ज्यादा संभल के काम करने की जरूरत होती है, क्योंकि हमें बहुत आगे तक जाना है। मैंने भी ये गलती करी कि जब मेरा बिजनेस अच्छा चल रहा था तो उस समय मैंने प्लान को इग्नोर किया, मुझे उसका परिणाम भुगतना पड़ा। लेकिन मैं सौभाग्यशाली हूं और मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतनी बुद्धि दी कि मैंने इस बिजनेस को उस समय क्विट नहीं किया। मैंने उस समय अपने आप को, अपने मेंटर, अपने गुरु, अपने अपलाइन को मैंने सबमिट कर दिया। तो मैं जरूर चाहूंगा यहाँ एक बार जोरदार ताली मेरी अपलाइन के लिए बजनी चाहिए। मैंने इनको यहाँ आकर के उस दिन सबमिट किया, मैंने इनसे मुलाकात करी, सर मेरा बिजनेस बढ़ क्यों नहीं रहा, मैं मेहनत कर रहा हूँ, वही काम मैं पहले कर रहा था, वही काम मैं अब कर रहा हूँ। पहले भी मैं लोगों को प्लान दिखाता था, मैं अभी भी लोगों को प्लान दिखा रहा हूँ। पहले मेरा चेक 16,000 18,000 का है, लेकिन अब मेरा चेक 800-900 रुपए का आ रहा है, मुझे इसमें क्या करना चाहिए। अपलाइन सबके बारे में जानता है, सब कौन बंदा क्या करता है क्या नहीं करता। तो मेरे अपलाइन ने मुझे एडवाइस दी, बेटा तू गलत तरीके से अभी काम कर रहा है, तेरा तरीका थोड़ा चेंज होना बहुत जरूरी है। ये मीटिंगों का बिजनेस है, आपके लोग मीटिंग इवेंट में आने चाहिए। तो मैंने प्रयास करना चालू किया। मैंने लोगों को दिल्ली, उस समय ITO के ऊपर मीटिंग हुआ करती थी वीकली CNT में, वहां लोगों को लाने का प्रयास करता था, लेकिन इतनी दूर से लोग आते नहीं थे। तकरीबन 90 किलोमीटर था, लोग हाँ तो करते रहते थे, लोग आते नहीं थे। सो मैंने लोगों को लाने का डिसीजन लिया, नहीं लोग आए तो मेरे अपलाइन ने एक चीज बोली कि बेटा कोई बात नहीं, घबरा मत, चिंता मत कर, अगर तेरे लोग यहाँ नहीं आ रहे हैं तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। 2 तरीके हैं, या तो लोगों को मीटिंग में लेकर आ जा, अगर तेरे लोग मीटिंग में नहीं आ रहे तो फिर दूसरा तरीका है मीटिंगों को लोगों के घर लेके चला जा। अब मीटिंगों को अगर लोगों के घर लेके जाना है तो उसके 2 तरीके हैं, या तो आप अपनी अपलाइन को लेकर चले जाओ या आप खुद मीटिंग करना सीख लो। अगर मैं अपलाइन को लेकर जाऊंगा तो मेरी अपलाइन दिल्ली रहती थी, मेरी अपलाइन हरियाणा में रहती थी, मेरी अपलाइन बरेली में रहती थी, जहां मैं रहता था वहां मेरी कोई अपलाइन नहीं रहती थी। तो मेरी अपलाइन 1 बार जा सकती थी, 2 बार जा सकती थी। लेकिन मैंने इस बिजनेस को एज ए करियर अगर अडोप्ट किया था तो मेरा दूसरा तरीका मेरी समझ में आया कि तेजिंदर अब ये मीटिंग करना सीखनी पड़ेगी। लेकिन उस समय मेरे सामने एक बड़ा चैलेंज ये भी था कि दिल्ली पर जो CNT होती थी, वो CNT की जो प्रेजेंटेशन थी वो अंग्रेजी में थी और अंग्रेजी मेरे सर के ऊपर से जाती थी। लेकिन बात थी रेस्पॉन्सिबिलिटी की, बात थी जिम्मेदारी की, बात थी सक्सेस लेने की, बात थी कि जब मैंने कर ही लिया तो अब मुझे कामयाब होना है। और अपलाइन ने बोल दिया तो बेटा मीटिंग को लोग घर लेके जाओ तो जाना है, उसका समाधान निकालना मेरी जिम्मेदारी थी। 2 बड़े चैलेंज उस समय मेरे पास थे। पहला एक सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि मुझे CNT या मीटिंग करनी नहीं आती थी। दूसरा बड़ा चैलेंज था उस समय वहां पर कोई सेंटर नहीं था, कहीं से प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं थी, या तो गाजियाबाद जाना पड़ता था या पानीपत जाना पड़ता था। अब यहाँ मेरे पास 2 तरीके थे, या तो इस बिजनेस को छोड़ दूं क्योंकि मेरे पास अच्छा बहाना था कि ना तो मेरे से अंग्रेजी आती और ना ही यहाँ पे प्रोडक्ट है, ना यहाँ मीटिंग होती। दूसरा तरीका था कि मैं इसका समाधान निकालूं, और मैंने दोस्त इसका समाधान निकाला। CNT करना सीखी। कैसे सीखी? मैं एक दोस्त का एंड्रॉइड फोन लिया और मैं दिल्ली के अंदर गया और मैंने उसकी CNT को अपने फोन में रिकॉर्ड किया। जब मैंने उसकी CNT को अपने फोन के अंदर रिकॉर्ड किया तो वो CNT अब मेरे हाथ में होगी, उसे बार बार देखने के लिए दिल्ली जाने की जरूरत नहीं है। मैंने एक ही दिन में न जाने कितनी बार उस CNT को देखा। और दोस्त, एक 40 मिनट की मूवी को अगर हम लोग बार बार देखते हैं, भले ही वो अंग्रेजी की क्यों ना हो, हमारे दिमाग में फिट हो जाती है, हमारे माइंड में सेट हो जाती है, फिर हमारे अंदर से वो डायलॉग ऑटोमेटिक निकलने चालू हो जाते हैं। तो दोस्त उस वीडियो को मैंने बार बार देखा और वो CNT मुझे करनी आ गई। मुझे ये नहीं पता होता था स्लाइड के ऊपर क्या लिखा है या फाइल के पन्नों पे क्या लिखा हुआ है, बस मुझे ये पता था कि इस पेज के ऊपर मुझे ये बोलना है। मैंने इसकी प्रैक्टिस करी और मैंने लोगों को जा जाके CNT करना चालू करी। दूसरा बड़ा मेरे पास एक चैलेंज था, क्योंकि उस समय भी मेरे पास पैसे नहीं आ रहे थे। आप लोग देख रहे हैं मैक्सिमम लोग इस परिस्थिति के अंदर बिजनेस को क्विट करने की सोचते हैं। सारे सलाहकार, सारे साइंटिस्ट आपको इसी समय पे मिलेंगे जो आपको एक ही सलाह देंगे, बेटा छोड़ दे। और मुझे भी सारे साइंटिस्ट इसी समय मिलते थे जो मुझे एक ही सलाह देते थे, बेटा छोड़ दे। और मैंने एनालिसिस किया, तेजिंदर अगर तू छोड़ देता है तो मुझे क्या फायदा होगा। जिंदगी में चांस नहीं है पैसे कमाने का, जिंदगी में चांस नहीं है लाख रुपए महीने की अर्निंग करने का। उस समय सारे अपलाइन एक ही चीज कहते थे, हर वो सफल इंसान जिसकी हम लोग सक्सेस स्टोरी सुना करते थे, वो एक ही चीज बोला करता था, 5 साल। अगर इस बिजनेस में 5 साल कंटिन्यू लगे रहोगे
तो कोई ताकत नहीं आपको यहाँ से लाख रुपए महीना कमाने से रोक दे। तो 5 साल का कमिटमेंट किया था कि परिस्थिति चाहे कुछ भी हो 5 साल तो करना ही करना है। और दोस्त उसका भी हमने समाधान निकाला कि कैसे हम लोग सेंटर लेकर आए। सेंटर हमारे यहाँ डीएलसीपी हमारे यहाँ होता नहीं था, तो उस समय मेरे पास एक पल्सर बाइक थी। मैंने अपनी बाइक मैंने सेल आउट करी थी 38,000 रुपए की। 38,000 रुपए मेरे पास थे। 38,000 रुपए में 19,000 रुपए मैंने डाउन पेमेंट दिया। मैंने प्लेटिना बाइक परचेज करी। 2674 रुपए की मेरी किस्त बनी। 19,000 रुपए मेरे पास बचे। 19,000 रुपए में से मैं 10,000 रुपए का प्रोडक्ट में लेकर आया पानीपत ऑफिस से। 9,000 मेरे पास बचे। 9,000 रुपए में मेरा खर्च था, मेरा पेट्रोल था, मेरी मीटिंग इवेंट का खर्च था और 2674 की मेरी किस्त थी। और यहाँ से मेरी नई पारी की शुरुआत हुई और मैंने लोगों को घर जा जाकर वेस्टिज के प्रोडक्ट के बारे में बताना चालू किया। पहले लोग पूछते थे कि वेस्टिज का सामान कहाँ से मिलेगा, और मैं उनको बोलता था गाजियाबाद से या पानीपत से मिलेगा, तो मेरे तरफ को अलग स्माइल देते थे और एक ही चीज बोलते थे, कोई और नहीं मिला क्या। लेकिन अब मेरे बैग में मेरे पास सामान होता था। अब मेरे से कोई पूछता था कि सामान कहाँ से मिलेगा, मैं उनको एक ही चीज बोला करता था, सामान तुम्हारे भाई के पास एजेंसी है, बस ऑर्डर करो, सामान आपको यहीं मिलेगा। तो इस तरीके से शुरुआत हुई, करना चालू किया। नवंबर महीने में यहाँ से मेरा चेक जो बना, नवंबर महीने का चेक यहाँ से बना, दोबारा से 16,821 रुपए का चेक मेरा बना। और उसके बाद दिसंबर महीने का यहाँ से 30,570 रुपए का चेक बना। दोस्तों इस तरीके से शुरुआत हुई, इस तरीके से उतार चढ़ाव आए और न जाने कितने सारे लोग आज मेरे सामने ऐसे बैठे होंगे जिनके बिजनेस के अंदर इस तरीके से उतार चढ़ाव आए होंगे या अभी भी चल रहे होंगे। अगर अभी भी उतार चढ़ाव चल रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को अपडेट करने की जरूरत है, अपने आप को मीटिंग करना सीखना है और ज्यादा से ज्यादा मीटिंग कराने की जरूरत है। वेस्टिज शुरुआत किया दोस्त पहले एक साल में, ईयर 2012-2013 का वेस्टिज से जो मेरा इनकम था वो 1,39,839 रुपए टोटल एक साल की आमदनी वेस्टिज के माध्यम से आई थी। उस समय मैं खेती कर रहा था और शुरुआत क्योंकि अच्छी नहीं थी तो बहुत अच्छी आमदनी नहीं मानी जा सकती, लेकिन अगर लास्ट तक आते आते मैं बात करूं तो तकरीबन 8 से 9,000 रुपए महीने की आमदनी यहाँ पर शुरू हो गई, और वो भी खेती करते करते, वो भी पार्ट टाइम में दोस्त शुरू हो गई। आज के समय में तो बीटेक करने के बाद इतनी सारी आमदनी मिल रही है, मैं तो खेती करते करते इस आमदनी को यहाँ तक मैं प्राप्त कर पाया। अगले साल दोस्त ईयर 2013-2014 एक साल के अंदर वही काम करता रहा जो काम मैंने किया था। क्या किया था, मीटिंग करनी सीख ली थी तो घर घर जाके मीटिंग करता रहा। जिन लोगों को मीटिंग में मैं करता था उन लोगों को मैं मंथली सीएसएस प्रमोट करता था, तो दिल्ली के प्यारेलाल भवन में होता था। वहां से धीरे धीरे लोग मीटिंग के अंदर आने शुरू हुए, धीरे धीरे लोग जो है डुप्लीकेट होना शुरू हुए। तो इस तरीके से यहाँ टीम का साइज बढ़ता चला गया और यहाँ पर इनकम का साइज बढ़ता चला गया। ईयर 2014-2015 मेरी इनकम यहाँ 9 लाख रुपए क्रॉस कर गई। 2016 में मेरी इनकम यहाँ 20 लाख रुपए क्रॉस करके चली गई। 2017 में यहाँ मेरी इनकम 31 लाख रुपए क्रॉस करके चली गई और 2018 में यही इनकम 42 लाख क्रॉस करके चली गई। अब आप एनालिसिस करो, इतने सारे लोग मेरे सामने बैठे हैं, आप एनालिसिस करो, जिस घर के अंदर एक साल में 42 लाख रुपए आते हैं उस घर के अंदर फाइनेंशियली क्या कोई प्रॉब्लम होगी, क्या कोई चैलेंज आते होंगे दोस्त। अभी सर जब मैंने ज्वाइन किया, मनोज सर मिश्रा जी थे और वो विजुअलाइज करना सिखा रहे थे। आप एक बार देखो, आप ये चीज फील करोगे जब आपके घर के अंदर 42 लाख रुपए एवरी ईयर आ रहे होंगे तो आपके घर में क्या क्या बदलाव और क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं। दोस्त जो व्यक्ति सोच सकता है वही व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। साल 2018-2019 वही तेजिंदर राणा, वही खेती करने वाला बंदा, बस वो डेडिकेशन के साथ अपने अपलाइन के पास समर्पित होकर लगा रहता है और आज वो व्यक्ति पहुंच जाता है 61 लाख रुपए की आमदनी। सोच के देखो कितनी बड़ी अमाउंट है। और दोस्त 19-20 1,07,000 सॉरी 1,07,00,000 1 करोड़ एक साल की इनकम एक खेती करने वाले बच्चे की। और दोस्त जैसे ये ईयर खत्म होता है तो बहुत बहुत क्रिटिकल ईयर शुरू होता है, बहुत क्रिटिकल ईयर शुरू होता है। कौन सा ईयर शुरू होता है, कोविड वाला साल शुरू होता है, कोविड वाला। याद करो 22 मार्च जनता कर्फ्यू, 23 मार्च एक हफ्ते का लॉकडाउन, संपूर्ण लॉकडाउन, और उसके बाद जिंदगी एक तरीके से
कैद हो गई थी, एवरीथिंग क्लोज, सब कुछ बंद था। किसी ने नहीं सोचा था, किसी ने ऐसी परिकल्पना भी नहीं की थी कि ये क्या हो रहा है, ये कैसे होगा। बिजनेस की तो भूल जाओ, लोगों को जान के लाले पड़े थे, हाँ या ना। लेकिन परिस्थितियां चाहे कुछ भी हो दोस्त, हम दुनिया के उस खूबसूरत बिजनेस के अंदर हैं। परिस्थितियां कुछ भी हो, अगर मैं उस समय की बातचीत करूं तो उस समय इस दुनिया के अंदर जितने भी बिजनेसमैन थे, सारे के सारे परेशान थे, तनाव में थे। बहुत सारे लोगों ने सुसाइड कर लिया, हर व्यक्ति का बिजनेस डाउन चला गया, बहुत सारे लोगों की सैलरी आधी हो गई, बहुत सारे लोगों की तो जो भी चली गई। लेकिन दोस्त, ये जिस कॉन्सेप्ट के अंदर है ना, जिस कॉन्सेप्ट को लोग शुरुआत में कह देते हैं ना फालतू के काम है, उस कॉन्सेप्ट ने कोविड में सिखाया उस कॉन्सेप्ट के बारे में लोगों ने कि वो क्या कॉन्सेप्ट है। अब समझ में आता लोगों को, ये फालतू के काम नहीं, काम ही ये है जो लोगों की जिंदगियां बदल रहा है। उसका परिणाम मैं आपको दिखाता हूं दोस्त। कोविड में जब सारी दुनिया जूझ रही थी अभाव से, उस साल के अंदर वेस्टिज से तेजिंदर राणा की जो 1 साल की आमदनी आई वो 1,35,00,000 रुपए। जहां सबके व्यापार घट रहे थे, जहां एक एक व्यक्ति फाइनेंशियली जूझ रहा था, उस समय कोविड से जो आमदनी आई वो 1,35,00,000 रुपए आई। 4 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग है, ये थोड़ा पुरानी स्लाइड है। 4 करोड़ से ज्यादा की अर्निंग अभी तक वेस्टिज के माध्यम से मुझे हो चुकी है। इसमें 4 करोड़ 14 लाख है, यानी कि ये अप्रैल तक की आमदनी है, मार्च तक की आमदनी है। 4 करोड़, अगर इसकी मैं अपनी भाषा में बात करूं तो 414 लाख रुपए, एक बहुत बड़ी अमाउंट है। पहले महीने इस बिजनेस के माध्यम से मेरा जो पे आउट था वो मात्र 31 रुपए का पे आउट था। इस बिजनेस के माध्यम से जो मेरी हाईएस्ट पे आउट बनी वो 15,51,551 रुपए की मेरी पे आउट बनी है। लास्ट ईयर की अगर औसतन आमदनी की बात करूं सारा वो करके, तो तकरीबन 11.25 लाख रुपए महीने की आमदनी वेस्टिज के माध्यम से मुझे आई है। और किसको आई है? किसान के बच्चे को आई है, खेती करने वाले को आई है। दोस्त, वही कॉन्सेप्ट मेरे लिए है, वही कॉन्सेप्ट आपके लिए है। अगर ये तेजिंदर राणा कर सकता है तो आप मेरे से बहुत अच्छा कर सकते हो। इतना ही नहीं दोस्त, इस बिजनेस के माध्यम से मिली मुझे, मैंने 19 साल ट्रैक्टर चलाया है। 19 साल ट्रैक्टर चलाया। और अगर खेती करता रहता तो इन 9 साल में भी मैं क्या कर रहा होता? मैं ट्रैक्टर ही चला रहा होता। मैं बहुत थैंक्स बोलता हूँ ऊपर वाले का कि मुझे उस समझ में ये कॉन्सेप्ट आया उस समय, और मैंने बिजनेस को क्विट नहीं किया। क्योंकि ये बिजनेस मैं करता या नहीं करता, ये 9 साल फिर भी होते। और मैं अपने आप को एनालिसिस करता हूँ 9 साल वेस्टिज के साथ और 9 साल बिना वेस्टिज के। अगर मैं बिना वेस्टिज के अपने आप को 9 साल देखता हूं तो दोस्त मैं कहीं भी नहीं होता, मेरी कोई पहचान नहीं होती, मुझे कोई जान नहीं होता, आज भी मैं पैसों के लिए अभाव में रहता। लेकिन विद वेस्टिज 9 साल, आज मेरी जिंदगी के अंदर परिवर्तन आप देख रहे हैं। पहली गाड़ी यहाँ से मैंने ली हुंडई ईओन, दूसरी गाड़ी मैंने यहाँ से परचेज करी क्रेटा, और तीसरी गाड़ी यहाँ से मैंने परचेज करी मर्सिडीज। तीन गाड़ियां यहाँ से आज मैं मेंटेन कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, बहुत सारी विदेश यात्रा जाने का मौका मिला। मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि एक किसान होते हुए मैं कभी दिल्ली जाऊंगा, एयरपोर्ट देखूंगा, विदेश जाऊंगा, कभी नहीं प्लानिंग करी थी। वेस्टिज में आए, ट्रेवल फंड में सबसे पहला राजीव सर और कई सारे साथी चाइना घूम के आए ये वेस्टिज के ट्रेवल फंड के माध्यम से। तो मैं अंदर से एक्साइटेड हुआ, मुझे लगा यार कमाल का बिजनेस है। आज अगर जिन लोगों को देखकर हम लोग इस बिजनेस में आए थे, अगर आज वे लोग विदेश घूम रहे हैं तो कल मैं भी विदेश जाऊंगा। और दोस्त, वो सपना पूरा हुआ जनवरी 2015 के अंदर। ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप है, इससे पहले मैं कभी एयरपोर्ट भी नहीं देखा था, और बड़ा अच्छा लगा, बड़ा मजा आया। ये मेरी पहली फॉरेन ट्रिप है जो मैं थाईलैंड गया था। उसके बाद ये बाली सर, मतलब इतनी बड़ी कंपनी के मालिक कंधे पे हाथ धर के बोलते हैं कि बेटा मजे के तुम्हारे साथ हम लोग खड़े हैं। आप लोग देख सकते हैं एशिया का नंबर 1 नेटवर्कर सिद्धार्थ सर, मैं कन्वर सर, मैं चाहूंगा इन सबके लिए एक बार ताली बजनी चाहिए। इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना सहयोग करते हैं, इतना हौसला बढ़ाते हैं। वहां से आने के बाद और बिजनेस को ज्यादा करने का मन होता है। इसके बाद दूसरी ट्रिप हम लोग चले गए टर्की, ये यूरोपियन कंट्री है। इतना सारा बड़ा परिवार, आप देखो कितने सारे लोग, इनमें से मैक्सिमम लोगों को आप सब लोग जानते होंगे। आज सारे के सारे सुपरस्टार हैं, सारे के सारे सुपरस्टार हैं, सारे के सारे ने लाखों लोगों की जिंदगियों को बदल दिया है। और शुरुआत सबकी वहीं से हुई थी दोस्त, जिस तरीके से आप लोगों की शुरुआत हो रही है। उसके बाद चले गए इंडोनेशिया बाली, उसके बाद चले गए यहाँ से हम लोग
लंदन, अब आप देखो लंदन जैसी कंट्री के अंदर हम लोग घूम गए। युवराज बाली जी हैं, बाली सर के लड़के, मैं चाहूंगा इनके लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत सारा एंजॉय, बहुत सारा फन, मौज मस्ती, इंटरटेनमेंट गए। उसके बाद अबू धाबी चले गए। अब तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट भी नहीं होता इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए, दिखाने के लिए। उस समय बहुत एक्साइटमेंट होता है यार विदेश जाएंगे। अभी हमारे लिए विदेश जाना कोई बड़ी बात नहीं है, हर साल 2 ट्रिप लग जाती है। कोविड की वजह से पिछले 1.5 साल से नहीं गए, नहीं अन्यथा हर साल 2 फॉरेन कंट्री की ट्रिप हमारी लगती है। उसके बाद पटाया चले गए, फिर इतने सारे लोग, इनमें से भी आप बहुत सारे लोगों को जानते ही होंगे। उसके बाद स्टार क्रूज पे गए। ये हम स्टार क्रूज पे मैं अपनी फैमिली के साथ गया था। ये हमारा पूरा वेस्टिज परिवार है। रिजवान सर को आप लोग देख ही रहे होंगे, इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जाने से पहले बहुत बड़ा करके चले गए। मेरे जैसे लाखों लोगों की जिंदगी बदल के चले गए। आप लोग देख रहे हैं, मैं उसमें अपनी फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ गया था। और उस समय सबसे बड़ी वजह, जो अंदर जो मैं अपनी वाइफ के चेहरे पर जो खुशी देख रहा था, इंटरनली जो खुशी देख रहा था, उस समय मुझे लग रहा था तेजिंदर राणा, इस खुशी के लिए जो तुमने मेहनत करी वो तो कुछ भी नहीं थी। आज आप लोगों को भी कह रहा हूं दोस्त, जितने लोग आज संघर्ष में चल रहे होंगे, जितने लोग आज डबल माइंड हो रहे होंगे, जितने लोगों को लग रहा होगा मजा नहीं आ रहा, चिंता मत करो दोस्त, ये तो कुछ भी मेहनत नहीं है, कोई चैलेंज वाली बात नहीं है। इस मेहनत का जो आपको परिणाम मिलने वाला है वो आपके परिवार में दोस्त खुशियां भर देगा, और वो समय बिल्कुल आने वाला है। उसके लिए आप लोग तैयार रहिए। बड़ा बुरा लगता था, मैं आज आपको एक घटना और बताना चाहता हूँ। उस समय बड़ा बुरा लगता था जब मैं मेहनत कर रहा था। आपको मैंने पे आउट दिखाया, कभी 900 का चेक आता था, कभी 600 का चेक आता था, कभी 1500 का चेक आता था। उस समय बैड फील होता था, और मैं प्लान को फोन करके बोलता था, सर इतनी मेहनत कर रहा हूँ, सर इतनी एनर्जी लगा रहा हूँ, इतना तेल फूक रहा हूँ, इतनी मीटिंग कर रहा हूँ, फिर भी मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहे, सर मैं क्या करूं। मुझे मेरे अपलाइन, मेरे गुरुजी एक ही चीज बोला करते थे, मिस्टर संजय यादव जी एक ही चीज बोला करते थे, राजीव जी एक चीज बोलते थे, रिजवान जी, सारे अपलाइन एक ही चीज बोलते थे, तेजिंदर बेटा आज मेहनत कर रहा है, पैसे नहीं आ रहे, चिंता मत कर, ये नेटवर्क का बिजनेस है, तू नेटवर्क बनाने पे फोकस कर। एक समय ऐसा आएगा तू मेहनत नहीं करेगा, पैसा फिर भी तेरे तेरे पीछे पीछे आएगा। और दोस्त कोविड में ये चीज साबित हो चुकी है। पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने कोई मेहनत नहीं करी, पिछले 1.5 साल से हम लोगों ने कोई मीटिंग और कोई इवेंट हम लोगों ने नहीं करी, बावजूद उसके घर रहते रहते भी करोड़ों रुपए आज हमारे घर में आए हैं। और आपके घर में भी बहुत सारे लोग सामने बैठे हैं, उनके घर में आए हैं। सो वो मेहनत कुछ भी नहीं है दोस्त इस खुशी के सामने। इतनी सारी फॉरेन ट्रिप फिर चले गए थाईलैंड, कितनी सारी टीम के साथ मौज मस्ती एंजॉय करते हुए। साउथ अफ्रीका हम लोग घूम के आए इस बिजनेस के माध्यम से, टीम के साथ खूब सारा फन किया, खूब सारी मौज मस्ती की। और आप में से भी बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे यार क्यों नहीं, हमें भी जाना है। सपने बन रहे होंगे दोस्त, और सफलता के लिए सबसे पहले सपने का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं तो घूमा ही घूमा, लेकिन उससे भी जो ज्यादा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए रहा, वो रही मेरी फैमिली ट्रिप। जी हाँ दोस्त, मेरी फैमिली ट्रिप। आप सामने स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर देख रहे होंगे। मैं बहुत सामान्य परिवार से बिलोंग करता हूं, और शायद आपको ये पिक्चर बता भी रही होगी। ये पिक्चर तब की पिक्चर है जब मैं इस बिजनेस के अंदर डायमंड डायरेक्टर बना था, और मेरा डायमंड डायरेक्टर का सेलिब्रेशन था, और मैं अपनी वाइफ और अपने बच्चे को पहली बार घर से निकाल कर, क्योंकि गांव देहात में आप लोग समझ सकते हैं वो घूंघट वाली चैलेंज और वो सब कुछ पूछ के बाहर निकलना अलाउ नहीं होता था। पहली बार मैं अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को मैं लेके गया, और शामली के अंदर एक इवेंट हुआ था जिसमें मुझे डायमंड के लिए सेलिब्रेट किया गया था। और आप लोग देख सकते हैं दोस्त, यहाँ हमारा पहनावा देख सकते हैं, मेरी वाइफ के शूज आप देख सकते हैं। ये तब की बात कर रहा हूँ जब मैं डायमंड था, तब की बात कर रहा हूँ जब मेरा पेआउट तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए महीना था। आप मेरे शूज देख सकते हैं, आप मेरे शूज छोड़ो, आप मेरा कोट देख सकते हैं कि मैं उस समय किस प्रकार का था। ये कोट मैं ना ही मैंने परचेज किया था, ये कोट ना ही मैंने सिलवाया था, मैं उस समय की बात कर रहा हूँ दोस्त। ये कोट मेरे एक साथी का था जो वेस्टिज में नहीं था, उसने रिजेक्ट करके अपने घर पे रख रखा था, और मैंने डायमंड होने तक का इस कोट को ड्राई क्लीन करवा के मैंने पहना था। लेकिन मेरी अपलाइन ने बोला था बेटा ड्रेसअप चाहिए, तो ड्रेसअप की मेरी उस समय आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि मैं ड्रेसअप बनवा सकूं, क्योंकि बहुत सारा कर्ज था मेरे ऊपर उस समय, बहुत सारी लाइबिलिटी थी, वो उतारनी थी। चेक आ रहा था, पे आउट आ रहा था, 50-60 हजार रुपए चेक कर रहा था, लेकिन फिर भी यहाँ तक मेरा ध्यान नहीं था। वो मेरी पहली प्राथमिकता थी कि जिसका पैसा चाहिए उसका पैसा उतारना था दोस्त। ये बयां करता है ये तस्वीर, लेकिन कोई बात नहीं, सारी चीजें चेंज होती रही। मुझे बड़ा अच्छा लगा, मैंने पहली बार अपनी फैमिली को घर से बाहर निकाला, यहाँ से और अच्छा मेरी फैमिली को लगना चालू हुआ। उसके बाद हमने धीरे धीरे मैंने अपने फैमिली को
ट्रिप देने चालू किया। ये मेरे लिए सबसे अच्छी बात है। मैंने अपनी वाइफ को मैं मतलब मेरी मदर, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे पहली बार मैं घर से बाहर कहीं घुमाने के लिए इनको लेके गया। बात ये नहीं कि मैं कहाँ लेके गया, लेकिन मैं इनको घुमा के लेके गया। ये एक हिस्टोरिकल पैलेस है हस्तिनापुर, ये सबसे पहली ट्रिप थी। और इस ट्रिप के ऊपर मेरी वाइफ, मेरी मदर इतने खुश थे कि पहली बार कही, क्योंकि अभी तक तो हमने लोगों के बारे में सुना ही था कि जो लोग अमीर लोग होते हैं ना, वो छुट्टियों में घूमने के लिए जाते थे। मैं भी बहुत घूमा छुट्टियों के अंदर, बहुत घूमा हूं मैं छुट्टियों के अंदर। पहले मैं अपने मामा के घर जाता था छुट्टियों के अंदर, वो सर्दी की छुट्टी होती थी, वो गर्मी की छुट्टी होती थी, मैं मामा के घर जाता था। फिर मैं बड़ा हो गया, फिर मेरी शादी हो गई, घूमना मैंने अभी भी बंद नहीं किया। अभी भी मैं घूमने के लिए जाता था छुट्टियों के अंदर, लेकिन फर्क इतना है, अब मैं अपने बच्चों के मामा के घर जाता था। दो ही जगह फिक्स थी घूमने की। आप में से भी मैक्सिमम लोगों की वही जगह फिक्स होगी, लेकिन बिजनेस ने वो सोच दी। तो दोस्त, पहली फॉरेन ट्रिप यानी फैमिली ट्रिप, फॉरेन ट्रिप से कम नहीं है। दूसरी ट्रिप हम लोग दिल्ली बहुत बड़ी बात थी, हम लोग सुना करते थे यार कोई इंडिया गेट है लेकिन अपनी फैमिली को लेके गया। मुझे सबसे ज्यादा खुशी के पल जब होता हूं मैं, तब मैं अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल कर रहा होता हूँ। मुझे सबसे ज्यादा अच्छा यही लगता है। उसके बाद डिज्नीलैंड जैसी जगह, मतलब हमने कभी सोचा नहीं था। यहाँ फैमिली के साथ हमने टाइम स्पेंड करना चालू किया। ऋषिकेश अपनी फैमिली को लेके गया, वहां हमने टाइम स्पेंड किया अपनी फैमिली के साथ। उसके बाद लखनऊ, और ये मीटिंग करने के लिए नहीं गया, स्पेशल अपनी फैमिली को घुमाने के लिए मैं लेके गया। और इसमें पूरी, उसके बाद नैनीताल हम लोगों ने इंटरटेनमेंट किया पूरा, और यहाँ से और इंटरनल चीजें और बेहतर होती चली गई। नैनीताल में मस्ती की, एंजॉय किया, पूरा का पूरा फन किया। उसके बाद मैं अपने परिवार को मसूरी घुमा के लाया, पूरा परिवार मसूरी लेके गया। उसके बाद आगरा का ताजमहल, और यहाँ से मतलब बच्चों के अंदर इंटरनल जो खुशियां और जो मोटिवेशन और जो उनकी बिग थिंकिंग बन रही है, और परिवार के साथ जो हमारी अभी ट्यूनिंग बन रही है, वो बहुत बेहतर है, बहुत ज्यादा बेहतर है। इस तरीके से लगातार मैं अपने परिवार के साथ टाइम स्पेंड कर रहा हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है दोस्त। मैं आप सब लोगों को भी कहता हूँ, जो लोग अकेले अकेले घूम के जाते हैं, उनको ये कहता हूँ, आपकी फैमिली भी चाहती है। और जो लोग अभी आर्थिक रूप से भी स्ट्रांग नहीं है, कोई बात नहीं दोस्त, आपकी फैमिली भी चाहती है। और जब आप अपनी फैमिली को इस तरीके से घुमा के लाएंगे ना दोस्त, आपकी जिंदगी में चार चांद लग जाएगा। फिर हमारा मकसद भी तो यही है, अपने परिवार को खुश रखने का। इतना सारा एंजॉय, मौज मस्ती, फन, और ये सब कुछ संभव हो पाया वेस्टेज के कारण। अगर मैं वेस्टेज में वो पेन ना लेता, तो शायद आज मैं अपने परिवार को इतनी खुशी ना दे पाता। रणथंभौर हम लोग घूम के आए, साथ साथ ये बहुत अच्छा मेरी जिंदगी का बहुत अच्छा पल है। मेरी बिजनेस में हम लोग आए, पहले तो जन्मदिन जैसी कोई चीज नहीं थी, और धीरे धीरे वेस्टीज ने मेरा पहला जन्मदिन मनाया था, तो पता लगा कि यार जन्मदिन भी मनते हैं। ये पिक्चर मैंने क्यों लगा के रखी है दोस्त, मैं अपने परिवार के अंदर, मैं यहाँ आप सबको एक चीज बोलना भी चाहूंगा। अपने परिवार के अंदर मैं हमेशा हर व्यक्ति का जो बर्थडे है, जैसे मेरी मदर का बर्थडे, मेरे फादर का बर्थडे, उसको हम लोग बहुत अच्छी जगह जाके सेलिब्रेट करते हैं। अपना करूं या ना करूं, बच्चों का करूं या ना करूं, लेकिन अपने मदर फादर का बर्थडे, यहाँ आज मेरी मदर का बर्थडे था, तो हम लोगों ने 5 स्टार होटल के अंदर अपनी पूरी फैमिली को ले जाकर मदर का बर्थडे को हमने सेलिब्रेट किया। आप फील करो उस समय, यहाँ कई सारे पेरेंट्स भी बैठे हैं, कई सारे बच्चे भी बैठे हैं। आप फील करो जिस समय आप अपनी मदर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, 5 स्टार होटल में ले जाके केक काट रहे हैं, उस समय मदर के अंदर से क्या फीलिंग्स आती होगी आपके लिए, और मदर को कितनी खुशी मिलती होगी। सो जरूर कहूंगा दोस्त, आपको ये चीजें करनी चाहिए। और पूरी फैमिली के साथ, ये बहुत नॉर्मल सी बातचीत हो गई है ना। ये मेरी पूरी फैमिली है, मेरे मदर, मेरे फादर, मेरे भाई, मेरी बहन, सब पूरी फैमिली है। और आज बहुत खुश हम लोग साथ के साथ रहते हैं। बिजनेस के माध्यम से, जैसे मैंने बताया, बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन इस बिजनेस ने इस काबिल कर दिया कि आज कई सारी जगह मुझे एज ए चीफ गेस्ट बुलाया जाने लगा। दोस्त, हमारे यहाँ बहुत अच्छा स्कूल है, जिसके अंदर हजारों लोगों की स्ट्रेंथ है, और उनके यहाँ जो एनुअल फंक्शन होता है, पिछले 2 साल से लगातार उस एनुअल फंक्शन के ऊपर वो चीफ गेस्ट के रूप में मुझे ही बुलाते हैं। मैं थैंक्स करता हूँ परमात्मा का, थैंक्स करता हूँ अपलाइन का, कि उन्होंने मुझे इस लायक बना दिया कि मैं कहाँ था, किसान आदमी, कहाँ से कहाँ तक मैं यहाँ चला आया। तो दोस्त, ये सारी चीजें
मेरी जिंदगी के अंदर ये सारी चीज मैं अचीव कर पाया और ये सब कुछ संभव हो पाया वेस्टेज के कारण, वेस्टेज मैनेजमेंट के कारण, वेस्टेज प्रोडक्ट के कारण और मेरे अपलाइन द्वारा बनाया गया जो एजुकेशन सिस्टम है उसके कारण ये सारी चीजें संभव हो पाई। और लास्ट में मैं आपको भी यही कहना चाहूंगा दोस्त, अगर ये कॉन्सेप्ट, ये बिजनेस मेरी लाइफ को बदल सकता है तो ये बिजनेस आपकी लाइफ को भी बदल सकता है। बस आपको भी करना होगा वही काम जो काम हमने किया है। मैं लास्ट में 5 मिनट और लूंगा और आपको बताना चाहूंगा कि मैंने इस बिजनेस के अंदर किया क्या है। जब मैं इस बिजनेस के अंदर आया, सबसे पहले आप अगर नोट्स भी बनाना चाहे बना सकते हैं, तो सबसे पहले मैंने फोकस किया रिक्रूटमेंट के ऊपर, क्योंकि जिस बिजनेस के अंदर हम लोग हैं वहां पर रिक्रूटमेंट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, नई नई ज्वाइनिंग का आना बहुत जरूरी है। आप भले ही किसी भी लेवल पर है, अगर आज आपने शुरुआत करी है, आप 5% है, आप 8% है, आप 10% के लेवल पर हैं, तो कम से कम सेल्फ की 5 ज्वाइनिंग आपको हर महीने निकालनी चाहिए। अगर आप क्राउन डायरेक्टर हैं या आप अगर यूसीडी हैं तो कम से कम 3 ज्वाइनिंग तो सेल्फ की आपकी हर महीने आपकी खुद से निकलनी ही चाहिए। तो एक तो रिक्रूटमेंट की हैबिट्स हमें अच्छे से बनानी है। दूसरा, रिक्रूटमेंट के बाद फोकस करना है रीपरचेज के ऊपर। अपनी एक एक टीम के बंदे के साथ बैठकर हमें बात करनी है, डिस्कशन करनी है। आप में से बहुत सारे लोगों के सामने चैलेंज होगा कि बंदा एक बार तो जुड़ जाता है, दोबारा से परचेज नहीं करता। जहां तक मैं समझ रहा हूं ऐसा चैलेंज कई सारे लोगों के सामने होगा। दोस्त, उसमें हमारी दिक्कत है, हमारी प्रॉब्लम है कि जब हम लोग बंदे को ज्वाइन तो कराते हैं, जब तो हम लोग उसके घर तक पहुंचते हैं, उसको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देते हैं, लेकिन बात जब रिपर्चेज की आती है तो हम लोग केवल फोन पे बातें करते हैं। यहाँ मैं आपको कहना चाहूंगा कि जो व्यक्ति आपकी टीम के अंदर रिपर्चेज नहीं कर रहे हैं, उन लोगों के घर तक आपको पहुंचना है, उनके साथ आपको बैठना है और उनसे कारण तलाश करना है कि वो रिपर्चेज क्यों नहीं कर रहे। मैक्सिमम लोग आपको बोलते होंगे पैसे की प्रॉब्लम, मैक्सिमम लोग आपको बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, लेकिन दोस्त एक्चुअल वो प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम उनके अंदर कुछ और चल रही होती है। अगर आपने उनके साथ बैठे, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और उस प्रॉब्लम को अंदर से निकाल लिया, तो वो बंदा अब आपके साथ रेगुलर आपके साथ परचेज करने वाला है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है दोस्त, आपने रिक्रूटमेंट भी कर दिया, आपने रिपर्चेज भी करा ली। अगर आप चाहते हो कि आपके बिजनेस के अंदर मोमेंटम बना रहे, आपके बिजनेस के अंदर लोग डुप्लीकेट हो, आपके बिजनेस के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोग जो है खुद काम करें, तो उसके लिए आपको इवेंट फोकस करना है। जी हाँ दोस्त, आपकी अपलाइन हमेशा नए नए इवेंट लाते हैं, सीएनटी लेकर आते हैं, है ना, वीआईपी प्रोग्राम लेकर आती है। आपकी अपलाइन सीएसएस प्रोग्राम लगातार कर रही है। आपकी अपलाइन इतनी खूबसूरत और इतना अच्छा डेडिकेशन के साथ उन्होंने अभी वर्कशॉप चालू करी है, परिवर्तन के नाम से अभी भी करके आए हैं। ऐसी वर्कशॉप के अंदर लगातार आपको अपनी मैक्सिमम टीम के साथ रहना है। जी हाँ दोस्त, जितना ज्यादा इवेंट में आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लोगे, जितना ज्यादा इवेंट को पार्टिसिपेट करोगे, जितने ज्यादा लोगों के साथ पार्टिसिपेट करोगे, उतनी ही ज्यादा संभावना है आपके बिजनेस में तेजी से ग्रोथ करने की। मैं पिछले 9 साल से यही काम कर रहा हूं, हर इवेंट के अंदर लोगों को जबरदस्ती करके लेके जाने की कोशिश कर रहा हूं। और हाँ, इवेंट में लोग जाते नहीं है। बहुत सारे लोग फोन करते हैं, बोलते हैं सर मैंने आज 20 लोगों को फोन किया, कोई नहीं आया। इवेंट में लोग जाते नहीं हैं, इवेंट में लोगों को लाया जाता है। और जब इवेंट में लोग आ जाते हैं, वो आप ही की तरह सोचना चालू करते हैं, आप ही की तरह बोलना चालू करते हैं, आप ही की तरह काम करना चालू कर देते हैं। तो इवेंट के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। और फाइनली आपको फोकस करना है क्लोजिंग के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, आज में भी हम लोग 22 तारीख के अंदर है, 8 दिन बाद हमारा मंथ क्लोज होगा। इस पूरे महीने के अंदर कोई नहीं देखता कि आपने कितने प्लान दिए, आपने कितनी मीटिंग करी, आपने कितनी बाइक का तेल फूका, आपने कितने पैसे खर्च किए, ये कोई नहीं देखता। देखी जाती है सिर्फ एक चीज, महीने की 10 तारीख में तुम्हारा पे आउट कितना आया। रिजल्ट बोलता है, और वो पे आउट केवल और केवल तुम्हारे हाथ में है। मेरा पे आउट केवल और केवल मेरे हाथ में है, और उस पे आउट के लिए आपको बेहतर क्लोजिंग करनी पड़ेगी।
सो जितने भी लोग आपकी टीम के अंदर नए लोग रिक्रूटमेंट होते हैं, उन सब लोगों को 8% के ऊपर प्लान करना है, और नए नए जो लेवल जिस नजदीक लग रहे हैं, जैसे ब्रॉन्ज, सिल्वर, गोल्ड, मैक्सिमम लोगों को यहाँ पे काम करवाना है। दोस्त, हम जितनी ज्यादा फाइट अपनी डाउनलाइन की क्लोजिंग में करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा महीने की 10 तारीख में पे आउट आता है, और अच्छा पे आउट आता है तो सबको खुशी मिलती है या ना। सो दोस्त, यही 4-5 चीज है जो मैंने लगातार करता आया हूं। और एक चीज का मैं यहाँ आज आपको एक चीज और आपको बोलना चाहता हूं, इस बिजनेस के अंदर हमेशा अपने अपलाइन के टच में रहना। इस बिजनेस में सफल होने के लिए 2 पॉइंट आपको बताता हूं, नोट कर लेना। ऑलवेज हंगर फॉर सक्सेस, हमेशा सफलता के लिए भूखे रहना है। और पॉइंट नंबर 2, ऑलवेज कोचेबल, हमेशा सीखते रहना है। और सीखना कहां से है? सीखना आपको अपनी अपलाइन से है। आपकी अपलाइन से बेहतर आपको कोई सिखा नहीं सकता, क्योंकि आपकी अपलाइन को पता है आप आज किस स्थिति से गुजर रहे हो, आपका बिजनेस किस स्थिति में है, वो केवल आपकी अपलाइन जानती है। कई सारे लोग यहाँ गलतियां करते हैं, वो यूट्यूब से सीखते हैं। यूट्यूब में कहां से सीखना है वो भी आपको आपकी अपलाइन ही बेहतर बताएगी, अंदाजे से मत जाओ। आज के समय में एक चीज और हो रही है दोस्त, जितना सोशल मीडिया हमारे लिए फायदे का है, इतना ही सोशल मीडिया आज हमारे लिए नुकसान का भी हो रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को भ्रमित किया जाता है, सोशल मीडिया के ऊपर लोगों को मिसगाइड किया जाता है, लोग मिसगाइड होते भी है। कुछ लोग तो केवल और केवल अपने फॉलोअर बढ़ाने के लिए ही गलत तरीके की पोस्ट डालते हैं, और कई बार उससे लोग परेशान हो जाते हैं। एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, 5 मिनट लगेगी। परमिशन है राजीव सर? यस सर, बिल्कुल। बस 2-3 मिनट एक वीडियो लगेगी। साथ आज बहुत कुछ सीखने को मिलेगा बहुत सारे साथियों को उस वीडियो के माध्यम से। सोशल मीडिया के ऊपर है, मुझे कहीं से मिला और मैं बड़ा उससे मैं प्रभावित हुआ। मैंने कहा रियली में यही चीजें तो हो रही है। माल का है। इसकी साउंड आ रही ना? बिल्कुल आ रही है, थोड़ा अटक अटक के चल रही है, बट कोई दिक्कत नहीं, मैसेज जो चाहिए वो मिल जाएगा। मैं रोक दिया था, अब प्ले करता हूँ। ये देखो सर, वाह, इस ऑफिस का व्यू तो कमाल का है। वाह, परफेक्ट। अब कैप्शन के लिए, नया ऑफिस बिजनेस जोर शोर में। वाह, ये तो ब्रैड का नया ऑफिस लगता है। ब्रैड जो तुम्हारे साथ काम करता था? हाँ, उसने खुद का बिजनेस शुरू किया है और लगता है काम काफी अच्छा चल रहा है। ये देखो, फोटो डाली है। वाह, लगता है काफी अच्छा कमा लेता है। क्या हुआ बेबी? क्या हुआ? मतलब देखो ना क्रिस्टीन, मेरा जॉब भी बकवास है और घर चलाने के पैसे भी बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, और ब्रैड ने खुद का ऑफिस भी खोल लिया। हे, मेरी बात सुनो। सोशल मीडिया पर लोगों के पोस्ट देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो बेबी। और वैसे भी इंस्टाग्राम पर दिखने वाली हर एक बात सच नहीं होती। शायद। अब चलो कुछ खाते हैं, इससे तुम्हारा दिमाग भी हल्का हो जाएगा। ब्रैड, मुझे कुछ पेपर्स तुम मेरी कुर्सी पर क्या कर रहे हो? आई एम सॉरी, मैं तुम्हें तो यहाँ बस काम करने के लिए पैसे दिए जाते हैं, ना कि यहाँ ऐशो आराम करने के लिए। मैं जानता हूँ, आई एम सो सॉरी, मैं ये दोबारा नहीं करूँगा। बहुत अच्छे, अब जल्दी चलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। यस मैम। क्या बात है, ये जगह तो बहुत खूबसूरत है। बहुत अच्छे। चलो अब एक अच्छा सा कैप्शन, 30 की उम्र में खुद का घर, हैशटैग नौजवान करोड़पति। उसने खुद का घर भी खरीद लिया,
मुझे यकीन नहीं हो रहा। किसने? कौन हो सकता है क्रिस्टीन? ब्रैड। वो अभी 30 का भी नहीं हुआ है, और एक मैं हूँ जो 33 की उम्र में भी किराए के मकान में रह रहा, जिसका किराया भी भारी पड़ता है। डेरिल, देखो हमारे घर में कोई बुराई नहीं है, और वैसे भी सबकी जिंदगी अलग अलग होती है, बराबरी करना बंद करो। देखो, अगर कोई इंसान तुम्हारे साथ काम करता हो, खुद का बिजनेस शुरू करे और नया घर खरीद ले, तो बताओ तुम्हें कैसा लगेगा? मुझे उनके लिए बहुत खुशी होगी। अच्छा, जाने दो, तुम एक मर्द का दर्द नहीं समझ पाओगी। देखो, हम उसके बारे में कुछ जानते भी नहीं हैं। तुम बेकार में परेशान हो रहे हो डैरिल। अब क्या हम खाने चले प्लीज? मुझे बहुत भूख लग रही है। अभी बस एक और ले लेता हूँ। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम मेरे घर के अंदर तस्वीरें क्यों खींच रहे हो? आई एम सॉरी, पर आपका घर बहुत तुम्हें खूबसूरत। तस्वीरें खींचने के पैसे नहीं मिलते। तुम एक मामूली असिस्टेंट हो, अपनी हद में रहो। यस मैम। चलो अब ये बॉक्स उठाओ, मेरे साथ आओ। जी बिल्कुल। ये गाड़ी तो कमाल की है। फैंस के लिए एक फोटो तो बनता है। और अब आएगा कैप्शन, नया दिन, नया सफर, हैशटैग नोटों की बारिश। क्या? उसने नई रोल्स रॉयस भी खरीद ली, जिसकी कीमत कम से कम 2 करोड़ के आसपास है। बस करो डैरिल, बहुत हुआ। तुम दिन भर इंस्टाग्राम देखते रहते हो, और देखो उससे तुम्हारी क्या हालत हुई है। तुम बेवजह अपनी खुशियों से दूर भाग रहे हो। ठीक कहा तुमने, मैं खुश नहीं हूँ। मतलब मेरी जिंदगी में मैं जो हासिल करना चाहता हूँ वो मकाम कहीं नजर नहीं आ रहा, और ब्रैड यहाँ महंगी गाड़ियां खरीद रहा है। देखो, मुझे इस वक्त कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं घर जाना चाहता हूँ। डैरिल, ऐसा मत करो, कुछ खा लो प्लीज। शायद इससे तुम्हें कुछ अच्छा महसूस हो। अब चलो। अच्छा सुनो, वो ब्रैड है ना? ओह हाँ, वही है, और शायद वो उसकी नई कार है। चलो उससे मिलते हैं। हे ब्रैड। डैरल, कैसे हो यार? हे, बहुत दिनों बाद मिले हो। तुम्हें क्रिस्टीन याद है ना? हाय, मिलकर अच्छा लगा। हाँ, मुझे भी। मुझे ये भी। तुम्हारी कार है? ये चीज कमाल है। हाँ, अभी अभी ली है। खूबसूरत है ना? हाँ, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुमने इतनी तरक्की कर ली। दरअसल मैं तुम्हें इंस्टाग्राम पर फॉलो करता हूँ, तो मैंने तुम्हारा नया घर और ऑफिस देखा था। सच में कांग्रेट्स, मैं बहुत खुश हूँ। हे थैंक्स डैरल। जब से नई कंपनी की शुरुआत की है, पैसों की बारिश हो रही है। अरे मेरी छोड़ो, तुम बताओ कहाँ काम करते हो? मैं अभी भी उसी कंपनी में काम कर रहा हूँ। ओह, अच्छा। ब्रैड, जरा बताओ कि ये क्या है? किसी ने मुझे तुम्हारा इंस्टाग्राम पोस्ट भेजा है। ये वो क्या है ना, तुम मेरे ऑफिस में, मेरे घर के अंदर और मेरी कार के सामने अपनी तस्वीरें खींचकर ये दिखा रहे हो कि ये सब तुम्हारा है। आई एम रियली सॉरी मैम। अगर आप मुझे एक और मौका चुप दे रहो, तो। मुझे कोई बकवास नहीं सुननी। तुम बस मेरे असिस्टेंट हो और कुछ नहीं। वेल, असिस्टेंट थे, अब दफा हो जाओ। क्या? रुकिए, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। वाह, मुझे मेरी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। ओह माय गॉड, ये सब क्या था? लेकिन मुझे हैरानी नहीं हो रही। मैं वाकई एक बेवकूफ हूँ। इतने दिनों से मैं ऐसी चीजों से बराबरी कर रहा था जो बिल्कुल झूठ है। आई एम रियली सॉरी बेब। मुझे इस बात का अफसोस है कि मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। कोई बात नहीं, सोशल मीडिया के दिखावे में फंसना काफी आसान होता है। वेल, तुम सही थी। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर एक बात सच्ची नहीं होती। मेरे ख्याल से आप सब लोग मैं जो बताना चाहता था, दिखाना चाहता था, समझ गए होंगे। पिछले काफी दिनों से ये बड़ी चीजें, बड़ा झूठ बिक रहा है मार्केट के अंदर। आज से 1.5 साल पहले, 2 साल पहले लोग फेसबुक पे आते थे, हम ये हैं, हम ये हैं, हम ये हैं। शायद आज उनमें से कोई भी नहीं है। कई सारे लोग अभी भी ये प्रयास कर रहे हैं। दोस्त, लास्ट में आपको एक चीज कहना चाहता हूँ, जहां आप हो वो
इस दुनिया की द बेस्ट कंपनी है, इंडिया की नंबर 1 कंपनी है जिसके साथ आप काम कर रहे हो। और उससे भी बड़ी बात, आज आपको एक चीज बताता हूँ, आप जिस टीम में हो वो वेस्टीज की सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा कामयाब और सबसे ज्यादा ईमानदार लोगों की टीम है। तो हम लोग बिल्कुल सुरक्षित हाथों में हैं, हमें भटकना नहीं है, हमें कंटिन्यू काम करना है और हमें जिस सपने के साथ इस बिजनेस के अंदर हम आए हैं वो सारे सपने हमें पूरे करने हैं। विद दिस, थैंक यू सो मच। ओवर टू राजीव सर, थैंक यू सो मच। 14 मिनट में इससे शानदार ट्रेनिंग कुछ नहीं हो सकती थी, जिसमें 4-5 मिनट का एक वीडियो भी था। अमेजिंग राणा जी, अमेजिंग। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कैसे बयान किया जाए। एक बहुत अच्छा डायलॉग था एक मूवी का कि हिंदी फिल्मों में सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती हैं, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट। और आपने वही तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग को बयान कर दिया मात्र 14 मिनट के अंदर। सिर्फ रिक्रूटमेंट, रीपर्चेज, काउंसलिंग और एसोसिएशन विद अपलाइन। और साथ ही साथ ये वीडियो जो हमें बताता है कि हम जहां हैं हम वहां बेस्ट हैं, और यहां से अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। ज्यादातर लोग भटकते रहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, कभी किसी कंपनी में, कभी किसी अपलाइन के चक्कर में, कभी ये टीम, कभी वो टीम, और वो कहीं नहीं पहुंच पाते। अमेजिंग, मेरे पास शब्द नहीं है। थैंक यू सो मच राणा जी, आज सभी लोगों को अपना आज दिखाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे की